अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम इंटरव्यू से। जी हां, तहरीक इंसाफ की खातून MP उस्मा कारदार ने खामोशी आखिरकार तोड़ दी है। मुताज़ कॉल लीक होने के बाद हुकूमती MPA उस्मा कारदार का पहला इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि जिसका जुर्म है उसे पकड़ा नहीं, बगैर फॉरेंसिक कराए मेरे खिलाफ फैसला दिया गया। तहरीक इंसाफ की डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले को मैं तस्लीम नहीं करती। आज भी MPA हूं, कमेटी को फैसले से पहले कानून पढ़ लेना चाहिए था। ये भी कहा कि कॉल पर मुझसे कॉलर ने पूछा कि खातून अव्वल सियासी मदाखलत करती हैं। मैंने कहा कि वो घरेलू हैं और सियासी मदाखलत नहीं करती। ऑडियो को 6 कॉल्स को जोड़कर बनाने का दावा भी कर दिया। आप MPA भी मान गई, तो बाद में क्या हुआ? क्यों इतना सख्त फैसला क्यों ले लिया आपके खिलाफ? देखें, जो फैसला था वो सब कमेटी स्कैड ने लिया था, वो प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं था। मैं तो खुद विक्टिम थी, मेरे खिलाफ ये सब काम हुआ और मैंने FIA में कंप्लेंट भी की। सब कमेटी स्कैड को भी मैंने कहा ना, आपने जो डिसीजन ले ली है, आपके पास कोई फोरेंसिक आया, कोई एविडेंस आया तो फिर वो दिखाए ना। आपको पता होता, मुझे पता होता। जो मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला दिया है, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। चेयरमैन PTI जो हैं इमरान खान, उनको मैंने रिव्यू के लिए मैंने एक अपील डाली हुई है। मेरे तो खिलाफ ये खुद किसी ने अपने, जाहिर है किसी ने किसी का तो एजेंडा था मुझे डैमेज करने का। कुछ ज़राए से मुझे पता चला कि कंसिडर हो रहा था नाम पंजाब कैबिनेट के लिए, एक आध और खातून का भी हो रहा था। तो जब आप समझें कि जी आप कंपटीशन बहुत सख्त हो गया और आप मुकाबला फेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर अच्छे हथकंडे तो रह जाते हैं ना, फिर वो लेग पुलिंग रह जाती है। यानी खातून MP हैं आप? मुझे नहीं मालूम, लाखों रुपया इसमें लगाया गया। मैंने तो नहीं वो ग्राफिक्स बना के तो एनोनिमस वेबसाइट्स पे डाले ना, वो कि मैंने डाले। ट्विटर पे मेरा एक फॉल्स अकाउंट बना दिया, फिर कोई और किसी YouTube पेज पे बना के तो उस पर फेंकने शुरू कर दिए, फिर तस्वीरें चलानी शुरू कर दी। भाई ये कौन कर रहा है बैठ के? तो ये असल मुजरम जो है, आपने कमेटी को तो बताया होगा कि आप उनसे पूछें ये कर रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश। मैंने दिए थे उनको 1-2 नाम। अच्छा, तो क्या उन्होंने आगे से कहा? उनकी मर्जी। तो MPA तो आप अभी हैं। क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, उन्होंने तो कर दिया था ना। वो कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कर सकते हैं? उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पाकिस्तान का जो कानून है वो क्या कहता है। देखें, जिसने ये कार्रवाई की उसने कॉलर आइडेंटिटी क्यों छुपाई? कॉलर को पता होना चाहिए ना कि कॉलर क्या सवाल कर रहा है, मैं क्या जवाब दे रही हूँ। ये कोई एक फ़ोन कॉल नहीं है, ये 5-6 को इन्होंने डब किया हुआ है आपस में, क्योंकि ये एक बाकायदा प्लान साजिश थी। प्लान साजिश है, सिस्टमैटिक प्लान साजिश है, बड़ा पैसा लगा इसमें। आपको ये पूछा होगा कि ये खातून अव्वल के बारे में आपने क्यों ये रिमार्क्स दी? देखिए, वो एक प्राइवेट गुफ्तगू है और उसमें मेन जो मुझसे पूछा गया था कि जी उनकी इंटरफेरेंस है, मैंने कहा हरगिज़ नहीं है, उनकी इंटरफेरेंस नहीं है, वो सियासी नहीं है। वो अपने एक घरेलू खातून है और वो अपने बिल्कुल एक लाइन है, बस वो अपने उधर वहाँ पे बड़ी अच्छी बात है और उनका राइट बनता है। क्योंकि ऑडियो तो ये है कि वो इंटरफेयर करती हैं। नहीं कहा, किसने कह दिया? वो किसने कह दी? बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, गलत है ये। मुझे याद है उसमें वो नदीम मलिक साहब का मैंने कोट नहीं किया था। तो नदीम मलिक साहब का आप इंटरव्यू निकाल के देख ले, वो बिल्कुल सियासी तौर पे किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती। मैंने अगर कोई गलत बात की होती या कोई जुर्म किया होता तो फिर तो मैं शर्मिंदा होती। मैं तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो विक्टिमाइज किया गया। तो मेंबरशिप तो उन्होंने कर दी है ना, वो तो कर सकते हैं। क्या मेंबरशिप पार्टी की? वो मैं फैसला मानती नहीं हूँ। और उस्मा कारदार साहिबा इंटरव्यू दे रही थी, इसी पर नईम अशरफ भट्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि मैंने साजिशों के मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने 2 नाम कमेटी को दिए हैं। आप प्लीज़ ज़रा बताइएगा वो 2 नाम कौन से थे जिन्होंने कमेटी को दिए हैं? जी, मैं तो नाम तो इनके पार्टी के ही हैं और बल्कि उनमें से तो एक MP है, उन्होंने इशारा भी दिया कि
उनका नाम, उनका दावा है कि उनका नाम कंसीडर हो रहा था वजारत के लिए, तो एक और खातून थी उनका भी था, तो वो फिर जब वो मुकाबला नहीं उनसे कर सकी तो फिर उन्होंने ये साजिश करवाई है। 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये सारी साजिश की, 5-6 कॉल्स मिलाकर उसको जोड़ा और फिर एक बात बनाई। और दूसरी अहम बात है कि जो इनके खिलाफ इंक्वायरी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने पीटीआई की, वो उसके फैसले को बिल्कुल वो नहीं मान रही और कह रही हैं कि उन्होंने गलत फैसला किया, कोई फोरेंसिक नहीं करवाया। और मैं उन्हें कहती रही कि ये टेम्पर है सारी ऑडियो, आप जो जिसने की है उससे भी पूछें, क्योंकि जो कॉलर है वो अपनी आइडेंटिटी इसमें छुपा रहा है, यानी बड़ी ही मुतनाज़ ऑडियो कॉल है, तो इसलिए मैं इसको नहीं मानती। लेकिन मेन जो इसमें 2-3 शख्सियात इन्होंने जो ऑडियो अगर जो उसको कहा जाए मुबैना तौर पर के 2-3 शख्सियात के बारे में गुफ्तगू थी, उनमें नंबर 1 जो असल इनका इशू बना वो तो खातून अव्वल के बारे में इनकी थी कि वो सियासी मामलात में वो मुदाखलत करती हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उलट कहा और ये कहा कि वो मुदाखलत नहीं करती, बल्कि जो कॉलर था वो उनको बार बार कह रहा था वो करती हैं। लेकिन बहरहाल जो ऑडियो आई थी, जो सारा मीडिया उसको चलाते भी रहे, उसमें तो यही है इनकी कि वो ये उसमें कह रही हैं कि वो मुदाखलत करती हैं। फिर फ़याज़ुल हसन चौहान के बारे में इनकी गुफ्तगू थी, फिर एक और खातून है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन, उनके बारे में इन्होंने कोई मुतनाज़ गुफ्तगू थी, लेकिन ये बिल्कुल उसको नहीं मान रही और इनको कमेटी की जानिब बट सर वो डिनाई कर रही हैं, लेकिन वो अदम एतमाद का इजहार भी तो करिए। तो क्या इनका ये मौक़िफ़ पार्टी के करता धरता तक पहुंचा कि वो कह रही हैं कि ना फोरेंसिक हुआ, ना कोई तहकीक हुई और उन्हें जो है इस तरह से हटा दिया गया इस जगह से? तो क्या ये चीज़ पार्टी के आला लोगों तक पहुंची, उन तक ये मौक़िफ़ पहुंचा इनका? मैं असल में जो पार्टी रुकनीत है इसकी, वो कमेटी जो कि ज़ाहिर है चेयरमैन जो पीटीआई के इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा, तो वो कमेटी ने तो इनको पार्टी से ऑलमोस्ट निकाला ही है, इनकी मुअत्तल कर दी हुई है मेंबर। इनको ये भी कहा था कि आप एमपीएशिप से रिजाइन कर दें, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी आपको हटाने के लिए। लेकिन ये उसको मान नहीं रही और वो कह रही हैं कि उन्होंने बल्कि एक उनको कानून और आइन का पता ही नहीं था कि वो मुझे हटा ही नहीं सकते एमपीएशिप से, और मैं आज भी हूँ, बल्कि ये एक कायमा कमेटी है पंजाब असम्बली की, उसकी चेयरपर्सन भी हैं, वो कह रही हैं मैं अभी भी हूँ। तो इसलिए ये कह लें कि वो उसके सामने खड़ी हुई है पीटीआई के सामने, क्योंकि जो कमेटी है वो बहरहाल चेयरमैन ने बनाई है, वो दूसरे मामलात में भी इंक्वायरी करती है उनको, और वो ये भी कह रही है ना कि जिसका जुर्म है उससे पकड़ा भी नहीं है। बट साहब बेहद शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। टीम के सरबराही SP CIA करेंगे, जो तमाम तहकीकात के मुतालिक CCPO लाहौर को आगाह करेंगे। तो नवाज शरीफ और लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है और इस मुकदमे पर नून लीग ने इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और जो टीम की सरबराही है वो SP CIA करेंगे, जो तमाम तहकीकात के मुतालिक CCPO लाहौर को आगाह करेंगे। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी के लिए वफाकी हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात के लिए अखराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। अदालत ने 7 अक्टूबर को तलबी के लिए नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात की मद में 60,000 रुपये रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रकम वसूली के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस को खत भी लिखा है, जिसमें अदालत आलिया के 7 अक्टूबर के हुक्मनामे का हवाला दिया गया है। तो शाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने के लिए नैब ने नादरा से राबता कर लिया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। इसी पर बात करेंगे, सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया। जी सुहेल बताइएगा। देखें तो शाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और उसके बाद नैब जो इश्तिहारी मुल्ज़िम के खिलाफ तमाम तर कार्रवाई होती है उसे मुकम्मल कर रहा है। इसी सिलसिले में वज़ारत दाखिला और नादरा से रब्ता किया गया है और ये दरख्वास्त की गई है नैब की जानिब से कि नवाज शरीफ की जो सफरी दस्तावेजात हैं उन्हें मनसूख कर दिया जाए और जो उनका शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। इससे पहले भी जितने इश्तिहारी मुल्ज़मान होते रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाते थे। इसी सिलसिले में नवाज शरीफ से मुतालिक भी नैब हेडक्वार्टर्स ने खत लिखकर रब्ता किया है वज़ारत दाखिला से और ये दरख्वास्त की गई है कि अब चूंकि अदालत उन्हें इश्तिहारी करार दे चुकी है, उनका शनाख्ती कार्ड जो है कौमी उसको
ब्लॉक कर दिया जाए। साथ जो 9 सितंबर का एहतसाब अदालत का फैसला है उसकी कापी भी हड़ताल की गई है नैब की जानिब से, और बाकायदा आगाह किया गया है कि नवाज शरीफ अब बाकायदा इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, उनका ट्रायल अलग हो चुका है, लिहाजा उनके जो दायमी वारंट है वो भी जारी हैं, इसलिए उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसा कहा गया है नैब हेडक्वार्टर्स की जानिब से। वज़ारत दाखिला के नाम लिखे गए खत में अब नादरा इस पर अमल दरामद की पाबंद होगी। नादरा की जानिब से इससे पहले भी हमने देखा था कि कई जो इश्तिहारी मुलजमान हैं 12 से ज्यादा जाली अकाउंट के मुख्तलिफ केसेस में उनके लेकिन नैब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। सुहेल, आपका शुक्रिया। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के जवाब में हुक्मरान जमात ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। पीडीएम के जलसे से पहले पीटीआई कल रावलपिंडी में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। जलसे का जवाब जलसा। 18 अक्टूबर को पीडीएम के कराची जलसा से पहले हुक्मरान जमात मैदान सजाने को तैयार। पीटीआई कल रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। मरी रोड समेत जुड़वा शहरों में जगह जगह बैनर्स और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लग गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर रखा है। पीडीएम का पहला जलसा यौम शोहदाए कारसाज के मौका पर 18 अक्टूबर को बागे जनाब कराची में होगा। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ का भी जवाब में फ्रंट फुट पर जारहाना स्ट्रोक लगाने का फैसला। तहरीक इंसाफ का हफ्ता को लियाकत बाग रावलपिंडी में बड़ा तंजीमी कन्वेंशन होगा। सदर पीटीआई शमाली पंजाब रीजन सदाकत अब्बासी की पीडीएम को ललकार, कहते हैं अवाम चंद खानदानों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। पीडीएम को चैलेंज करता हूं कि आप भी देखें, हम भी देखते हैं कि लोग बदल चुके हैं। आप अपनी आखिरी जो आपका तीर है वो भी चला लें। अभी पहली किस्त हमारी कल आ रही है और जब अगली किस्त आएगी तो पूरा पाकिस्तान यकीन कर लेगा कि इमरान खान ने लोगों के ज़हन बदल दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी समेत दीगर कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में शुमाली पंजाब के हजारों नौमुंतखब जमादारान ओहदों का हल्फ उठाएंगे। कोरोना के खदशात हैं तो क्या हुआ, स्ट्रीट पावर जरूर दिखाएंगे। एमक्यूएम के जलसे और पीपल्स पार्टी की कराची रैली के बाद अब तहरीक इंसाफ ने भी जलसे का ऐलान कर दिया। हुक्मरान जमातें अवाम से तो एसओपीज पर अमल दरामद का मुतालबा करती हैं, लेकिन इनके जलसे, जुलूस और रैलियां इससे मावरा नजर आती हैं। खतरा टला नहीं है। जहां बदएहतियाती शुरू हुई तो ये जो बेहतरी नजर आई है ये खुदा ना खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। ये हैं पीटीआई हुकूमत के एक अहम वजीर, लेकिन आज उसी जमात ने रावलपिंडी में सियासी जलसे का ऐलान कर दिया। चंद रोज पहले भी शादी हॉल्स और होटल्स में एसओपीज की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था। एनसीओसी ने सूबों को सख्त इक़दामात की हिदायत की थी। इस मामले में जाली सरकार भी पीछे नहीं। स्कूल खोलने के मामले पर कोरोना का विरोध करने वाली एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही, 4 मजीद तालीमी इदारे हमने सील किए। सिंध की पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची में बड़ी रैली निकाल चुकी है। सईद गनी ने रैली में एसओपीज पर अमल दरामद का वादा किया था। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम अगर ये रैली करें तो इसमें जो एसओपीज है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि पीपल्स पार्टी की कराची रैली में कोरोना एसओपीज का कितना ख्याल रखा गया। उसी दिन एमक्यूएम ने भी हैदराबाद में जलसा करके एसओपीज पर अमल दरामद का कुछ ऐसा ही मुजाहिरा किया था। अब हम पूछते हैं, अगर एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर स्कूल, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स बंद किए जा सकते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी क्यों नहीं हो सकती? अहम खबर है, अब शादी की तकरीब का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे का होगा। हॉल्स भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने शादी हॉल्स के लिए हेल्थ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अरहम खान ने हमें ज्वाइन किया है। अरहम, इन गाइडलाइंस में मजीद क्या हिदायत है? ठीक, अरहम से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि एनसीओसी की शादी हॉल्स के लिए हेल्थ गाइडलाइंस जारी। इंडोर तकरीबात के लिए 300, आउटडोर के लिए 500 अफराद बुलाने की इजाजत होगी। जी अरहम, बताइएगा।
बिल्कुल महक, ऐसा ही है कि इंडोर तकरीबात के लिए 300 जबकि आउटडोर में 500 अफराद के जमा होने की इजाज़त होगी। 2 घंटे के इवेंट को रात 10 बजे तक जारी रहने की ही इजाज़त होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में मैरिज हॉल को सील और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और मैरिज हॉल सील होने की सूरत में हॉल मालकान को जो एडवांस में ली गई तमाम रकूम है वो मुतल्लिका फैमिलीज को वापस करना होगी, ऐसा कहना है NCOC का। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र बड़े पैमाने पर कई ममालिक में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है और हाई रिस्क सरगर्मियों के बायस ऐसे तमाम इज्तिमात कोरोना वायरस में इजाफे का सबब भी बन सकते हैं, ऐसा भी गुफ्तगू हुई है। अरहम, आपका बेहद शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर कहते हैं साबित हो गया भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए नेटवर्क बना रखे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज एवान ने मैगजीन में शाया रिपोर्ट को दुनिया भर के लिए अलार्मिंग करार दे दिया। एयर मार्शल रियाजुद्दीन शेख ने कहा भारत सिर्फ खित्ते में ही नहीं अपने घर में भी दहशतगर्द कार्रवाइयां करता रहा है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की खबर पर दिफाई तज्जियाकारों का शदीद रद्द-ए-अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर कहते हैं भारत को सख्त वार्निंग देने का वक्त आ गया है। भारत को सख्त वार्निंग देनी चाहिए, उनकी पासपोर्ट होनी चाहिए, भारत के ऊपर इम्पोज करना चाहिए कि आप भी तमाम काम बंद करें और FATF में भी करें और बाकी दुनिया के फोरम पर जरूरत हो तो इन पर सैंक्शन लगाई जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने रिपोर्ट को दुनिया के लिए खतरनाक करार दे दिया। ये इतनी अलार्मिंग न्यूज है कि वो खुद चौंक गए हैं कि अगर हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क ये दहशतगर्दी करवा रहा है तो इसके मुहर्रिकात क्या हैं और फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख ने कहा दहशतगर्दी की पॉलिसी पर भारत के खिलाफ एक्शन लेना होगा। अगर कोई एक्शन लेना है तो पहले तो AFTF को है, उनको पहले उसका वो आंसर करना चाहिए। उन्होंने अपना सबूत भी दिए हैं कि क्या क्या करते रहे यहाँ पे। अब हमारा काम है कि इसको इस्तेमाल करके इंडिया को उसका असल चेहरा जो है बेनकाब करना है। तज्जियाकारों का कहना है भारत की ये पॉलिसी नई नहीं, वो अपने मुल्क में भी दिहाइयों से ऐसी ही पॉलिसी पर कारबंद है। आपको बताएं कि जामे कराची में मुबैना हरासमेंट से मुताल्लिक केस मुल्जिमान ने सिटी कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। 6 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया तो उनके वकील ने कहा मुकदमा ही गैर कानूनी है। हॉस्टल्स रात 7 बजे बंद होते हैं। गिरफ्तार लड़कों की उम्रें भी कम हैं जिन्हें फंसाया जा रहा है। चारसद्दा में 10,000 रुपए के तनाजे पर 3 भाई कत्ल कर दिए गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, तहम 6 मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज खालिद। 10,000 रुपए के लिए 3 अफराद कत्ल। चारसद्दा में मामूली रकम के तनाजे पर गोलियां चल गईं। खूनी वाकया गुज़िश्ता रात गढ़ी हमीद गुल के इलाके में पेश आया, जहां रकम वापस न देने पर मुल्जिम इब्राहिम ने साथियों समेत जाने आलम के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। वाकये में 3 भाई मौके पर ही जाँ भाग, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। इब्राहिम और इसके बेटे आए, सबको घर से निकाल कर जुबैर जो थे उसको ले जा रहे थे, तो इसने मतलब हाथापाई पहले इधर शुरू की। पहले इसने फिर इसने एकदम बस फायर खोल दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक जाने आलम फर्नीचर का काम करता था। मुल्जिम इब्राहिम ने जाने आलम के भाई को सोफा खरीदने के लिए रकम दे रखी थी। इन लोगों के दरमियान जो कि आपस में दूर की रिश्तेदार भी हैं, इन लोगों के दरमियान कोई 10,000 रुपए के ऊपर कोई मसला बना हुआ था। तीनों भाइयों को नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तहम कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। एजाज खालिद, समाज चारसद्दा। लाहौर पुलिस में आमदन से जायद असासे रखने वाले अफसरों के खिलाफ महकमाना तहकीकात होंगी। CCPO लाहौर ने 197 अफसरों के असासों की तफसीलात के लिए मुख्तलिफ इदारों को खत लिख दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। किस अफसर के पास कितना माल है, कमाई के जराए क्या हैं? सरबराह लाहौर पुलिस ने असासे जानने का मिशन संभाल लिया। मालूमात के हसूल के लिए खुफिया इदारों को खत लिख दिया। स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर हसास एजेंसियों को लिखे गए खत में इब्तदाई तौर पर 197 अफसरान के असासों और जायदाद की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। एजेंसियां इन अफसरों की अमूमी शोहरत के बारे में भी रिपोर्ट देंगी।
सरबराह लाहौर पुलिस को उम्मीद है कि महकमाना एहतसाब से पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इब्तदाई मरहले में SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। आमदन से जायद असासे रखने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना तहकीकात होंगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस हुकूमत ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में शामिल कर दिए। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस हुकूमत ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों के नाम ECL में शामिल कर दिए हैं। वजारत दाखिला ने शहबाज फैमिली के साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने वाले 7 दीगर अफराद के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी काबीना ने नैब लाहौर की सिफारिश पर सर्कुलेशन समरी के जरिए 10 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज का नाम पहले से ECL में मौजूद है। दोनों बाप बेटा गिरफ्तार हैं। पाक से जमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल एक तीर से सबका शिकार कर गए। विफाक से लेकर हुकूमत सिंध, मुस्लिम लीग नून और फिर MQM पर भी तनकीद की। कहा इस वक्त मुल्क ऑटो पर चल रहा है, सब मिलकर कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मायूस है, ओपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को गिराने में, हुकूमत लगी हुई इख्तिदार बचाने में। किसी को ये फिक्र है कि अस्पतालों की क्या पोजीशन है। ये मुल्क ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे। मैं सवाल करना चाहता हूँ मियाँ साहब से, मियाँ साहब आप जहाँ पर जमहूरियत के अलमबरदार बन रहे हैं और जिसके प्लेटफॉर्म से आप खिताब कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए तो उन्होंने सिंध के लोगों का हशर क्या किया है जमहूरियत के नाम पर। जरा उनसे पूछे तो उन्होंने सिंध के शहरों का हशर क्या किया है जमहूरियत के नाम पर। जरा उनसे पूछे तो 12 सालों में उन्होंने कराची से लेकर कश्मीर तक का हशर क्या किया हुआ है। अगर आप सब लोग ओपोजिशन वाले वाकई अपनी कॉज से मुखलिस हैं कि आपको इस हुकूमत को हटाना है, 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्तीफा दो। लेकिन आपको मजे पूरे लेने हैं, पीपल्स पार्टी को या मजे पूरे लेने हैं और आवाम को बेवकूफ बनाए रखना है। इससे बड़ा फ्रॉड कोई और हो नहीं सकता। कराची हैदराबाद का मेयर और डिप्टी मेयर था, वो करप्ट था, उसने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का। उनके खिलाफ नैब के केसेस क्यों नहीं खुलवा रहे? इसलिए नहीं करवा रहे कि वो आपके कोalition पार्टनर, उनकी वजह से आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब ये रियासत मदीना तो नहीं हुई। फिर माजी सबका सबके सामने है। आओ एक नया इमरानी मुआहिदा करो, आओ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो कि चलो जो कुछ हुआ हुआ, अब इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ रोशन सिंध प्रोग्राम केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार शरीक मुलजिम इयास सदीकी ने जुर्म का एतराफ कर लिया है। प्री बारगेन करके 66 लाख रुपए नैब में जमा करवा दिए। मंसूबे में गबन के बाद बरामद होने वाली रकम 30 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट स्कैंडल के रोशन सिंध प्रोग्राम केस में नैब की एक और कामयाबी। कराची से गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अयाज सिद्दीकी ने सब कुछ उगल दिया। नैब को बताया कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों की जाली रसीदें वही बनाकर रकूम जारी करवाता था। बाद में ये रकूम जाली अकाउंट्स में जाती रही। मुलजिम ने अपने हिस्से के 66 लाख रुपए नैब रावलपिंडी को वापस भी कर दिए। प्ली बारगेन की मंजूरी के लिए नैब ने अयाज सिद्दीकी को एहतसाब अदालत में पेश किया। पैसे खा खा कर मोटे हो गए हो। जज मोहम्मद बशीर का शरीक मुलजिम से मुकालमा। अयाज सिद्दीकी बोले, मेरी तौबा जो आइंदा ऐसा करूं, अपनी रजामंदी से प्ली बारगेन कर रहा हूं। इस पर अदालत ने प्ली बारगेन की मंजूरी दे दी। रोशन सिंध प्रोग्राम में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील मेमन को भी नैब ने शामिल तफ्तीश कर रखा है। केस में पहले ही 4 मुलजिमान और 2 कंपनियां प्ली बारगेन कर चुकी। नैब जराये के मुताबिक केस में रेफरेंस जल्द दायर कर दिया जाएगा। मुल्क भर में सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया। आलू, प्याज, टमाटर समेत तकरीबन तमाम सब्जियों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली। आखिर ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? ये जानते हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में। आलू, प्याज, भिंडी और करेला 100, हरी मिर्च 150, शिमला मिर्च की डबल सेंचुरी, लहसुन 240 रुपए किलो तो मटर 260 के, अदरक तो 800 पर पहुंच गई। सब्जी कोई भी हो, बस कीमत सुनते ही कानों से धुआं निकलने लगे। मौसम बदला, रुत बदली, साल बदला, मगर सब्जी महंगी क्यों है? दुकानदारों का जवाब न बदला। सब्जियों में हर चीज जो महंगी है। अब प्याज 100 रुपए किलो मंडी से आया हुआ हमारा, आगे हम किस तरह इसको बेचें? पीछे मंडी में ये महंगाई हुई है ना।
अरे भैया, माल तो मंडी से ही महंगा मिलता है। दुकानदारों के इस दावे में कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में, ताकि कीमतों का इदराक हो सके। उम्मीद थी कि सब्जी मंडी पहुंचकर कोई अच्छी खबर मिलेगी, मगर कीमतों का जायजा लिया तो पता चला यहाँ भी फर्क कुछ ज्यादा नहीं। अफगानिस्तान से आ रहा है इसलिए महंगाई है। सीजन पे होता है हर चीज। सर्दी की सब्जी शुरू नहीं हुई और गर्मी वाली खत्म हो गई, तो इसलिए इन दिनों में होती ही महंगी। हर साल यही होता है। वजह कोई भी हो, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी के पांव ऐसे उखेड़ दिए हैं कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में मेट्रो बस स्टेशंस टूट फूट का शिकार हो गए, बरकी जीने भी बंद पड़े हैं। मुसाफिर कहते हैं अरबों रुपए का मेगा प्रोजेक्ट सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुका। सिदरा गयास रिपोर्ट करेंगी। बंद बरकी जीने, टूटी सीढ़ियां, टिकट मशीनें भी गैर फाल। लाहौर की मेट्रो बस सर्विस सबोहाली का शिकार हो गई। शादरा, MU कॉलेज, इचरा, केनाल और गाजी चौक समेत मुतअद्दिद स्टेशंस की टोकन मशीनें बंद हैं। बरकी जीने खराब होने के बायस शहरी परेशान हैं कि इतनी सीढ़ियां चढ़कर बस तक कैसे पहुँचे। एंट्रेंस की मशीन्स खराब हैं, तो फिर कार्ड चाहे खाली हो चाहे इसमें बैलेंस हो या ना हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सफर उर्दू वाला भी करना पड़ रहा है और सफर इंग्लिश वाला भी करना पड़ रहा है। मेरी 80 साल अभी उम्र है, तो मैं कैसे चढ़ सकता हूँ। बाकी काफी जगह पे ये बंद है। हुकाम का दावा है कि आवाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बसों की जो हालत जार भी काफी खराब है, इसलिए हम नए टेंडर की तरफ गए हैं, जो हमें बहुत मतलब प्राइस में इससे बेहतर 1 और 2 मंथ्स ये तमाम सिस्टम जो है वो चेंज होने जा रहा है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मुसाफिरों के लिए सहूलत के बजाय परेशानी का सबब बना हुआ है। मेट्रो बस में सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि इसकी इंतजामिया इसकी हालत जार पर तवज्जो दे ताकि उनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन खावर के साथ सिदरा गयास, समा, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म से बगैर बताए मुलाकात क्यों की? हेड कोच मिसबाहुल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली ने बोर्ड को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। हेड कोच और टेस्ट कप्तान ने चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान से अलग अलग मुलाकातें की हैं। दोनों क्रिकेटर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के मामले पर मुलाकात के लिए गए थे, जिसके खत्म होने से क्रिकेटर्स बेरोजगार हो रहे थे। पाकिस्तानी शोबिस की 10 शख्सियात ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गई। अदाकारा महविश हयात, हसन शहरियार यासीन और फैसल कपाड़िया के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। 93वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए ऑस्कर कमेटी में मुमताज फनकारों और हिदायतकारों को शामिल कर लिया गया है। कमेटी में शामिल पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात की कुल तादाद 10 हो गई है। इन शख्सियात में असदुल हक, माहीन जिया, हमजा बंगश, बीगुल, मोहम्मद अहमद और आसिम अब्बासी के नाम भी शामिल हैं। 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली शर्मीन उबैद चुनाए कमेटी की सदर हैं। कमेटी 93वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्म का इंतखाब करेगी।